गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 15। डेट हमारी 10 सितंबर। टॉपिक हमारा हाशियाकर्ण से निपटना चल रहा है। हाशियाकर्ण मैंने बता दिया आपको, इसके बारे में बता दिया किन किन लोगों के साथ हाशियाकर्ण का व्यवहार किया जा सकता है, ये बता दिया। आज देखना आज की वर्कशीट में क्या आया है। मैंने दो अनुच्छेदों के बारे में बताया, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15। अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकार ने नीतियाँ बनाई और उसके साथ साथ कुछ कानून भी बनाए हैं जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार है। इनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान सरकार ने दिया है। ये कानून है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इनको SC और ST भी बोलते हैं। इसमें क्या है, पहला है अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए वश करने पर सजा का प्रावधान, मतलब ज़बरदस्ती आपने कुछ गंदी संदी चीज़ें नहीं खिला सकते, उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना, कोई ऐसा काम करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर भी सज़ा का प्रावधान है। मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित, मतलब अगर सरकार ने किसी को ज़मीन दे रखी है तो उस पर कब्जा करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति किसी व्यक्ति की ज़मीन अगर हड़प ले कोई तो उस पर भी सज़ा का प्रावधान है। उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। अगर ऐसा कोई भी कृत्य कोई भी इंसान करता है तो उसके लिए कानून में सज़ा का प्रावधान है। यह कानून 1989 में इन समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था। शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप में फर्क कर सूची दी गई है, जिसका मुख्य दोषी लोगों को कानून के सामने लाना था। क्या मांगे थी आदिवासियों की और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। अगर उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वो इस कानून का सहारा ले सकते हैं। इस कानून का संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। मतलब अगर किसी आदिवासी की ज़मीन है और किसी और को बेच दी जाए तो ये संवैधानिक रूप से संविधान के हिसाब से गलत है। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू, ये नाम है कार्यकर्ता का। आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ये सरकार ही है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासी को उनकी परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। घुसपैठिया मतलब जो किसी भी स्थान पर जाकर रह जाते हैं ज़बरदस्ती और वहाँ की संसाधनों का दोहन करते हैं। ये सरकार का ही साथ उनको मिलता है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। इसके अलावा जंगलों का आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। मतलब जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया गया या वहाँ पर उनको जानवर वगैरह रख दिए गए और उनको वहाँ से हटा दिया गया। सुश्री मतलब कुमारी जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासी से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजना के निर्माण करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने से क्यों हिचकिचाती है। मतलब अगर उनकी ज़मीन पर सरकार कोई काम कर लेती है, औद्योगिक काम धंधे कर लेती है, अन्य परियोजनाएँ बना लेती है, तो फिर उनको वहाँ से हटाकर उनको कहीं और रहने के लिए जगह क्यों नहीं दे सकती है। ये किसका कहना था, C.K. जानू का। क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। कौन से बिंदु हैं, निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है और उनकी मांगें किस प्रकार पूरी हुई। तो ये हैं क्वेश्चन, इसी टॉपिक से दिए गए हैं। जो टॉपिक हमारा दे रखा है आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही करिए।